नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 4 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेज से, पेंशन गैग। इस आर्टिकल में हम जानेंगे, वैसे तो हमने कल एक्सप्लेन पेज पे पूरी डिटेल जान ली थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी नए रूल्स लाए हैं अभी, जिसमें ये प्रोविज़न है कि कोई भी अगर इंटेलिजेंस एजेंसी से रिटायर्ड ऑफिसर जैसे ही सर्विसेज से रिटायर होता है वहाँ बाहर जाकर के कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करे जिसके चलते कि वो उस इंटेलिजेंस एजेंसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक ना कर दे, तो ऐसे में उन पर कुछ लगाम लगाने के लिए ये प्रोविज़न किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एडिटर अपनी तरफ से ओपिनियन दे रहे हैं, तो ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। वैसे तो हमने कल अच्छे से डिस्कस कर लिया था। कल का जो दोपहर में 12 बजे के लगभग जो वीडियो अपलोड किया था मैंने न्यूज़ एनालिसिस वाला, उसमें एक्सप्लेन पेज पे पूरी डिटेल हमने देखी थी, तो उसी में एक ओपिनियन और ऐड हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये देखेंगे। बाकी इसके अलावा आइडिया पेज पे चलें। आइडिया पेज से दो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। एक तो है अफेक्शन वाया कोर्शन। इस आर्टिकल में हम जानेंगे सेडिशन चार्जेस क्या है और किस तरीके से सेडिशियस लॉ को स्ट्रक डाउन करने की बात की गई है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पर्टिकुलरली रिव्यू तो कम से कम किया जाए, पर्टिकुलरली किसके लिए? मीडिया हाउसेस के लिए। मीडिया कैसे अपनी जो राइट है, अपनी फ्रीडम है, उसको यूज़ कर सकती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल में से 5 पॉइंट्स है वो निकालेंगे, बाकी और ज़्यादा डिस्कस करने लायक नहीं है। और इसके अलावा एक आर्टिकल ये वाला डिस्कस करेंगे नीचे, ब्रीच ऑफ फेडरल प्रोटोकॉल, जो अभी वेस्ट बंगाल और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में खींचातानी जो चल रही है ना, उसको लेकर के आर्टिकल है। इसमें हम जानेंगे कि क्या गलती की है या फिर कैसे अभी जो आउटगोइंग या फिर रिटायर हो चुके चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल, तो उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं यहाँ पर। ये खुद एक ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, पी के बासु, तो उनके ओपिनियन हम जानेंगे। ठीक है, तो 3 आर्टिकल से डिटेल में देखते हैं एक एक को। आज हो सकता है फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ी छोटी हो, क्योंकि ई पेपर नहीं आया, मैं वेट ही कर रहा था इस चक्कर से, अभी तक भी नहीं आया है। तो ऐसे में मैंने फिर एप्लीकेशन से रिकॉर्ड करना सही समझा, नहीं तो लेट हो जाएंगे, क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो देखो गैग ऑर्डर बोला जा रहा है। गैग ऑर्डर का मतलब एक ऐसा ऑर्डर जिसके चलते आपको चुप रहने के आदेश दिए जाते हैं। तो बोलो बहुत ही ज़्यादा बैडली डन ये एक एक्टिविटी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी न्यू पेंशन रूल्स डिक्लेयर किए गए हैं, जिसमें ये कहा है कि कोई भी इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर होने वाला इंडिविजुअल ऑफिसर अपने करियर, अपने वर्क के बारे में कुछ भी लिख नहीं सकेगा, कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकेगा। इवन अपनी तरफ से पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो मुद्दे होंगे उन पर भी अपने कमेंट नहीं दे पाएगा, जैसे कि एक बुक प्रिंट करना अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को लेकर के, वो भी नहीं कर पाएगा। उसके लिए उस इंडिविजुअल को अपने ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से वो रिटायरमेंट ले रहा है, वहाँ के उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी कि मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन कुछ बताऊंगा, मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो ऐसे में आप मुझे अप्रूवल दो। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं राइटर जो हैं हार्श ट्रीटमेंट बता रहे हैं कि आप सिटीजन्स का जो राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 के अंडर में, आप उसको कैसे कर्व कर सकते हो। तो ये एक फेलियर है कि कहीं पर आप एक बंदे को जो आपके यहाँ पे सर्विस करके जा रहा है, बहुत मेहनत की है उसने, आशाएं ये हैं कि रिटायरमेंट के मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए आप क्यों जाते हो? देश की सेवा करने के लिए। फिर रिटायरमेंट के बाद में आप पेंशन की आशाएं रखते हो। तो ऐसे में रिटायरमेंट के बाद में भी अगर आप ऐसे ही इस तरीके से आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे कर्व लगाओगे, तो बोलो वो चीज़ कहीं ना कहीं गलत चीज़ है। दूसरी चीज़ बता रहे हैं कि जो ऑफिसर्स हैं जिनके ऊपर ये लॉज अप्लाई होंगे, बेसिकली सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स हैं 1972 के पेंशन से रिलेटेड, कि आफ्टर रिटायरमेंट जो पेंशन मिलती है उससे संबंधित, उसमें ये चेंजेस किए गए थे। तो जैसे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, रॉ, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, डीआरडीओ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जैसे कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनके अगर इंडिविजुअल्स रिटायर होते हैं या फिर दूसरे आरटीआई की शेड्यूल 2 में जिनको एक छूट मिली हुई है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हो पर्टिकुलर इन इंटेलिजेंस एजेंसी की, वो 26 के लगभग हैं, 26 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनके बारे में आप आरटीआई एक्ट के अंडर में इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं कर सकते हो। ठीक है, और उन्हीं में से कहीं ना कहीं ज़्यादातर ये सारी की सारी लगभग वही हैं। ठीक है, तो उनमें से कुछ के नाम हमने देखे। तो पॉइंट यहां पर है कि ये जो कानून है ना, ये परपेचुइटी में अप्लाई होने वाला है। एक तो ये बात, परपेचुइटी का मतलब ये होता है कि एक लंबे समय तक चलने वाला लॉ है, अब इसको शायद ही कोई चेंज करे। दूसरा, गवर्नमेंट हो सकती है कि कूलिंग ऑफ पीरियड की बात कर ले कि हाँ, रिटायरमेंट के बाद में
2 से 5 साल तक कोई भी इंडिविजुअल जो है वो कुछ भी अपनी तरफ से एक तरीके से अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर नहीं करेगा 2 से 5 साल तक, फिर उसके बाद में वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकता है। तो ये कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब हो गया कि आपने उस इंडिविजुअल को फॉरबिड कर दिया कि आप जो है अपने एक्सपीरियंस के बारे में किसी से कोई शेयरिंग नहीं करोगे। तो ये एक कहीं ना कहीं कंसर्न रेज होता है कि नहीं कि आप नेशनल सिक्योरिटी के नेम पे इस तरीके से कब कर रहे हो। पर एक चीज यहां पर एडिटर इस चीज को भी परसीव कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि देखो हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत क्रूशियल होता है और क्रिटिकल होता है। अगर इनकी इंफॉर्मेशन को कोई लीक कर दे तो ऐसे में नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। पर आप एक ब्लैंकेट बैन कर दो कि भाई आपके शब्दों पर ही बैन किया जाता है, तो बोला वो ठीक बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने एक्सपीरियंसेस को अगर शेयर करना चाहे तो ऐसे में उनको वर्ड्स का, उनके लिमिट्स का वो तो एक होना ही चाहिए ना कि हाँ चलो ठीक है, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट ना हो ऐसे स्टेटमेंट तो दिए जा सकते हैं। यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि अभी कल परसों की ये बात है, कल की न्यूज़ है, तो उसमें एक इंडिविजुअल, ठीक है, जो रॉ से एसोसिएटेड है, तो उन्होंने ये कहा, मतलब रिटायर्ड है वो, तो उन्होंने ये कहा कि रॉ के जो फर्स्ट चीफ थे, अगर मैं ये कहूँ कि रॉ के फर्स्ट चीफ आर एन काओ जो थे वो बहुत अच्छे इंसान थे, तो बोलो उसके लिए भी मुझे रॉ के चीफ से परमिशन लेनी पड़ेगी अब करंट जो चीफ है कि हाँ भाई मैं ये बात बोल सकता हूँ कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ब्लैंकेट बैन कर दोगे तो कहाँ से वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पाएंगे फिर किसी के साथ में। अब एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करेंगे तो कमिंग जनरेशन्स क्या लर्न कर पाएगी। तो एक सोसाइटी में, नॉलेज सोसाइटी जहाँ पर ज्ञान की बात होती है, वहाँ पर डिस्कशन, डेलिब्रेशन, ये की मूविंग फॉरवर्ड मतलब कीज होती हैं जिससे हम आगे बढ़ते हैं। ये की फैक्टर्स हैं, क्योंकि अगर हम आज मैं अपने खुद के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर नहीं करूं तो फिर आप कैसे प्रिपरेशन कर पाओगे। एग्जैक्टली सबके साथ में एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर आपके साथ में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करेगा तो फिर आप कैसे अट्रैक्टेड फील करोगे, कैसे सिचुएशन को डील करने के लिए रेडी होगे, कैसे अपने आप में एनालिसिस करोगे कि हाँ मैं इस सिचुएशन में होता तो क्या करता है क्या करती। तो वो चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है। तो सेंटर के द्वारा देखो, यहाँ पर देखो ये जो कंट्रोल लगाना या फिर माइक्रो मैनेज करना आइडियाज़ को या फैक्ट्स को, नैरेटिव्स को, तो ये चलो नेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल और केवल हर एक चीज़ को इनसिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर दो। एक तो ये बताया जा रहा है। दूसरा, मिसट्रस्ट का माहौल नहीं होना चाहिए, ना तो सरकार का अपने जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए, ना ऑफिसर्स को प्रेशराइज करो या दबाव बनाओ कि वो सरकार के खिलाफ मिसट्रस्ट अपने दिमाग में क्रिएट करें। फिर आगे एडिटर ये बताना चाह रहे हैं कि हमने देखा कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार को भी एक तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उन दोनों के द्वारा। ये कहा गया था कि अगर इंडिया की सिक्योरिटी से संबंधित या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स से संबंधित या जम्मू कश्मीर से संबंधित अगर कहीं पर भी कोई सेमिनार या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आप ऑर्गेनाइज करते हो तो वहाँ पर इन मुद्दों पर कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के ऑर्डर्स पहले भी आए थे, गैग ऑर्डर्स, तो ऐसे में फिर क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था और ऐसे में फिर ऐसे ऑर्डर्स को विड्रॉ करना पड़ा था। सेम चीज़ आप इन करंट गैग ऑर्डर्स के लिए भी देख सकते हो, जहां पर ऑफिसर्स को, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को रिटायरमेंट के बाद में आप उनको चुप करने की बात कर रहे हो। तो यहां पर ज़रूरी है कि एक नेशनल पॉलिसी हो जिससे कि आप इंडियन हिस्ट्री के बारे में या फिर कहीं पर भी पब्लिक डिस्कोर्स को ध्यान में रख करके अगर किसी से डिस्कशन करते हो, अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेजेस किसी के साथ शेयर करते हो, वहाँ पर बार्ब वायर नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स वहाँ पर फेंसिंग मत करो आप, ठीक है। उसके पहले एक पब्लिक डोमेन में एक प्रॉपर वे में डिस्कशन होना चाहिए। उसके बाद में डिस्कशन में अगर वहाँ पर कुछ ऐसे स्टेटमेंट आए जो वाकई में नेशनल सिक्योरिटी इंटीग्रिटी के लिए घातक हो तो पनिशमेंट होनी चाहिए, बाकी एक प्रॉपर गाइडलाइन दी जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है ब्लैंकेट बैन की बजाय आप क्लियर कट कुछ गाइडलाइंस दे सकते हो कि हाँ भाई ये चीज़ आप शेयर कर सकते हो, ये नहीं कर सकते।
तो ऐसे में अगर आप इसी तरीके से एक इंडिविजुअल को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने से रोकोगे तो कैसे एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी क्रिएट हो पाएगी, कैसे हमारे यहाँ पर हिस्ट्री लिखी जा पाएगी, कैसे एकेडमियाज जो हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस को डिलीवर कर पाएंगे अपने स्टूडेंट्स तक। तो पॉइंट यहाँ पर ये आ जाता है कि आप जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की बैन मत लगाओ। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर थिंक टैंक्स काम करते हैं बहुत सारे, जो सरकार को सजेशन देते हैं, तो फिर वो क्या सजेशन दे पाएंगे सरकार को जब उनके यहाँ पर कोई रिटायर्ड ऑफिसर जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर ही नहीं कर पाएगा। तो सवाल यही है, देखो डेलिब्रेशन डिस्कशन ये एक डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, इनको अपहेल्ड करने की ज़रूरत है और एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर नेशनल सिक्योरिटी है हमारे लिए तो नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आप लॉज या फिर कुछ गाइडलाइंस क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल ब्लैंकेट बैन करना ये चीज़ ठीक नहीं है, तो ऐसे में इसको विड्रॉ कर लेना चाहिए, एडिटर का ये कहना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है आइडिया पेज से, अफेक्शन वाया कोर्शन। आर्टिकल लिखा गया है फैजन मुस्तफ़ा के द्वारा और जो राइटर हैं वो एक्सपर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट है, वाइस चांसलर हैं नालसर यूनिवर्सिटी लॉ और नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद लॉ यूनिवर्सिटी है, और व्यूज़ इनके पर्सनल हैं। तो बेसिकली मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी एक केस चल रहा है विनोद दुआ का, ठीक है। तो उसमें मुद्दा ये था कि उन्होंने पिछली साल 2020 की बात है, मार्च में प्राइम मिनिस्टर और जो होम मिनिस्टर है करंटली, यूनियन होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, इनको क्रिटिकली एक तरीके से क्रिटिकल ओपिनियन दिए थे, अपनी तरफ से क्रिटिसाइज किया था उनको कि आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हो उनके चलते कहीं ना कहीं कोविड-19 और ज़्यादा परेशानी का कारण बन सकता है, या कुछ ऐसे स्टेटमेंट थे जिनको लेकर के उन्होंने पर्सनल ले लिया और फिर उनके ऊपर चार्जेस लगा दिए। विनोद दुआ जो कि आप देखो कि पद्मश्री अवार्ड इनको मिला हुआ है, ठीक है, पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है, ये जर्नलिस्ट है, और इनके अगेंस्ट में फिर आईपीसी की सेक्शन 124A जो कि सेडिशियस चार्जेस, राष्ट्रद्रोह के चार्जेस के बेसिस पे जेल में रखा जाता है या फिर उनके अगेंस्ट में काम शुरू हो जाता है, प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाती है। तो ऐसे में 124A के अंतर्गत जर्नलिस्ट विनोद दुआ के खिलाफ में कार्रवाई होती है। आप देखोगे अक्टूबर तक, 2020 अक्टूबर तक, 6 अक्टूबर 2020 तक सुनवाई होती है और फिर उसके बाद में लंबे टाइम के बाद में अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें ये कहा है कि ये जो सेक्शन 124A है ना, इसको मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप इसी तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंडर में जो फ्रीडम मीडिया को मिली हुई है, अगर आप उसको ऐसे स्ट्रक डाउन करते रहे या उसको रोकते रहे तो कैसे हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और उसी चीज को समझाने की यहां पर राइटर कोशिश कर रहे हैं कि बोले ये तो एक ब्रिटिश एरा का एक लेगेसी मानो, जिसको शायद हमें छोड़ देना चाहिए था और छोड़ भी दिया गया था, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब डिबेट हो रहे थे फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, तब ये सेक्शन आया था, तो उस टाइम पे अल्टीमेटली एक बार होल्ड कर दिया गया था, पर वही चीज़ है फिर भी कंटिन्यू कर दिया गया है। खैर मुद्दा जो है हम डिटेल में समझते हैं, समरी जो थी वो आपको मैंने दी। अब देखो कंट्री में हम देख सकते हैं हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, लिबर्टी ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे यहाँ पर दी हुई है, तो क्या इसमें क्रिमिनलिटी होनी चाहिए? तो ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से जो ये कदम उठाए जाते हैं सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी, इसके बेसिस पे एक ये मूटेड क्वेश्चन है, इसका मतलब इस पर डिबेट होने की जरूरत है कि क्या यहाँ पर कुछ गलतियां हैं या फिर इस सेक्शन को इतना फ्रीक्वेंटली यूज करना चाहिए। सवाल क्या होता है, देखो कि अभी आपको पता है स्टैन स्वामी 84 साल के जेस्यूट प्रीस्ट, इनको जेल हो रखी है, बीमार हो रखे हैं, यहाँ तक कि इनके खुद के जो प्रॉब्लम चल रही है वो है ही। दूसरी तरफ 21 ईयर ओल्ड दिशा रावी, या फिर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करो उसके प्रोटेस्ट में जिन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया उनके अगेंस्ट तक भी मतलब ये सेक्शन 124A है वो यूज किया गया। इसके अलावा ये तो हो गई क्या आपने इतने सारे चार्जेस लगा दिए, और एनसीआरबी का डेटा जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है जो कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट रिलीज करता है, उसमें ये बताया कि 2016 से लेकर 2019 तक ये डेटा काम का। अगर आपके पास में एनसीआरबी का ये सेडिशन से रिलेटेड अगर कोई डेटा लिखा हुआ नहीं है तो लिख लो इसको। तो एनसीआरबी का डेटा ये शो करता है कि 2016 से 2019 के बीच में 160% इंक्रीमेंट देखा गया है सेडिशन के चार्जेस के बेसिस पे लोगों को एक तरीके से उनके खिलाफ में प्रोसीडिंग्स शुरू कर देनी, ये कार्रवाई जो होती है।
पर कन्विक्शन रेट देखो तो केवल 3.3%। इसका मतलब ये हो गया कि 100 केसेस में से केवल 3.3 केसेस, 3.3 ही ऐसे केसेस होते हैं जहां पर सजा मिलती है, बाकी तो केवल और केवल जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है और टाइम बीतता चला जाता है, ट्रायल पे रखा जाता है उनको। ऐसे में 96 पीपल जो हैं उनको चार्ज किया गया था 2019 में, अकेले 2019 में, और कन्विक्शन हुआ केवल 2 जनों का। तो 94 इंडिविजुअल्स का तो आपने हरासमेंट कर दिया, उनका टाइम आपने खराब कर दिया, तो ये चीज़ बहुत गलत है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो वर्डिक्ट आया अपनी तरफ से, तो उसमें आप देखोगे यूयू ललित, जस्टिस यूयू ललित और विनीत सरन, इन्होंने ये कहा है कि केदारनाथ जजमेंट हमारे पास में अवेलेबल है 1962, उसमें क्लियरली ये कहा हुआ है कि एक तो आप सेक्शन 124A ऑफ दिस पर्टिकुलर आईपीसी शुड बी यूज्ड इन वेरी रेयर केसेस, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यूज करते हो इन केसेस इस पर्टिकुलर सेक्शन को, तो आपको वहां पर यह देखना चाहिए कि क्या कुछ पब्लिक ऑर्डर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्या कोई वायलेंस आउटब्रेक हो रहा है, या फिर वायलेंस आउटब्रेक करने का कोई एक कह सकते हैं कि हाँ कोई टारगेट किया जा रहा है, तब जाकर के आप उन पे एक्शन लो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर में। बट होता क्या है कि जर्नलिज्म को दबाने के लिए कहीं ना कहीं इसका यूज रिपीटेडली किया जा रहा है, और ये कोई करंट रिजीम के साथ ही प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक सरकार के साथ रही है। जैसे कि 1970s के टाइम पे जब कांग्रेस की टाइम सरकार हुआ करती थी, तो उस टाइम पर भी एग्जैक्टली यही किया गया था। जैसे कि एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं यहां पे, आप देखो कि 1974 में अरुंधति रॉय, असीम त्रिवेदी, विनायक सेन, इनके खिलाफ जब भी इन्हीं चार्जेस को लगाया गया था सेक्शन 124A के बेसिस पे, जब इन्होंने कुडनकुलन न्यूक्लियर पावर प्लांट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया था। सिमिलरली तमिलनाडु में आपको पता है स्टरलाइट प्लांट, ठीक है, जो कि थूथुकुडी में लोकेटेड है, अभी वो ये कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट था। इससे क्या हो गया था कि आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो ऐसे में उन्होंने एक तरीके से अपोज करना शुरू किया। अपोज किया तो वहाँ पर उन लोगों ने पूरा धरना दे लिया, तो पुलिस फायरिंग हुई थी। ये मुद्दा अभी कुछ दिनों पहले हाईलाइट हुआ था स्टरलाइट प्लांट वाला, अगर आपको ध्यान हो रहा हो कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई में प्रॉब्लम आने लग गई थी, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने रीस्टार्ट किया इस प्लांट को, अगर रिकॉल हो रहा हो तो उस टाइम पर आई थी कि वहाँ पर पुलिस फायरिंग कराई गई थी। उस टाइम पर इन लोगों ने जब ये रिपोर्टिंग की, तो इनके अगेंस्ट में सेक्शन 124A के चलते सेडिशियस चार्जेस लगा दिए गए। तो कहने का मतलब ये है, इसको एक वेपन के तरीके से यूज किया जाता है जब रूलिंग पार्टी या सरकार के खिलाफ इसको यूज किया जाता है। तो ऐसे में आप देखोगे कि उनको जेल में डाल देना, सेडिशन के चार्जेस लगा करके, जबकि वो लोगों की आवाज बनकर ही अपनी बात को उठा रहे हैं। तो ऐसे में इसको कहीं ना कहीं रोकने की बात कही है कि इस सेक्शन को रिव्यू करो, कम से कम मीडिया के लिए। तो आप देखोगे जो विनोद दुआ जी हैं, इन्होंने आर्टिकल 32 के अंडर में अपनी तरफ से ये पिटीशन लगाई है कि भाई मेरे को किस बेसिस पे आप इस सेडिशियस चार्जेस लगा करके आप मेरे को जेल में डाल रहे हो। क्योंकि इन्होंने क्या कहा था कि बोले सेक्शन 173 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, मतलब सीआरपीसी के अंडर में सेक्शन 173 के तहत हिमाचल प्रदेश पुलिस को सही तरीके से काम करना चाहिए था, साथ में प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज किया था। तो ऐसे में उनको इसी बात को लेकर के कह दिया कि आप कैसे क्रिटिकल हो सकते हो, आपने तो देशद्रोह का काम कर दिया, आपने तो एक तरीके से मतलब जो करंट रिजीम है सरकार को अनस्टेबल करने की बात कर दी। तो ऐसे में फिर उनको जेल में डाल दिया गया, ये कह के कि भाई आपने तो देशद्रोह का काम किया है। पर अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया, इसमें आपको पता ही है क्या कहा गया है कि केदारनाथ केस में, केदारनाथ जजमेंट में यही कहा था एपेक्स कोर्ट ने कि देखो आप किसी का बोलने का अधिकार नहीं छीन सकते हो। बस ये ध्यान कि अगर मान लो कि कोई अगर सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि वो पूरे देश को क्रिटिसाइज कर रहा है। सरकार की पॉलिसीज को अगर क्रिटिसाइज किया जाता है कोई गलत नहीं, ध्यान ये रखा जाए कि वो इंडिविजुअल अगर लोगों में वायलेंस आउटब्रेक के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहा है, या फिर कोई पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश ना कर रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट में सेक्शन 124A को यूज मत करो। और अगर वो वायलेंस आउटब्रेक का कारण बनता है या पब्लिक डिसऑर्डर का कारण बनता है, तो आप ये चार्जेस लगा सकते हो। तो ये मुद्दा है अभी करंटली। अब बात आ जाती है थोड़ी हिस्ट्री की। देखो सेक्शन 124A जो है आईपीसी में, वो जब लॉर्ड मैकॉले ने ये कोडिफिकेशन किया था ना आईपीसी का, 1930s की बात है ये, ठीक है। तो उस टाइम पर इसमें कोई 1960s की बात है,
30s 60s, आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, या तो देख के मैं फिर खुद से पिन कर दूंगा मैसेज को, उस आप कमेंट को आप देख लेना वहां पे, या फिर आप एक बार देखो कि लॉर्ड मैकॉले ने आईपीसी को कोडिफाई कब किया था, 1930s था या 60s था, या एक्यूरेट ईयर मुझे बताना, ठीक है, हल्का सा मुझे कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है। तो लॉर्ड मैकॉले ने उस टाइम पर आईपीसी में सेक्शन 124A को इंसर्ट नहीं किया था। ये तो तब हुआ था जब हमारे यहां पर वहाबी मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसमें जिहाद को फैलाने का काम करने की कोशिश की गई थी मुस्लिम्स के द्वारा, और उसको दबाने के लिए फिर सर जेम्स स्टीफन, मतलब सर जेम्स स्टीफन ने इस प्रोविजन को इंट्रोड्यूस किया था सेक्शन 124A को, और उसके लिए भी एक आप देखोगे पर्टिकुलर एक एक्ट लाया गया था जिसके तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको बोला गया यूके ट्रेजन फेलोनी एक्ट 1848 आ चुका था यूके में। और फिर उसके बाद में इसका मतलब ये हो गया, आप देखो कि इंटीग्रेशन जो हुआ वो हुआ 1960s के बाद, 1860s के लगभग, ठीक है, 1860 का आईपीसी, अब याद आ गया मुझे, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है सर जेम्स स्टीफन के द्वारा, जब यूके में ये ट्रीजन फेलनी एक्ट आ चुका था। तो ऐसे में आप देखो कि मेन टारगेट क्या था कि वहाबीज जो कि मुस्लिम्स के अंदर या फिर जो जिहाद को लेकर के अपना पूरा एक प्रोजेक्ट लेकर के चल रहे थे कि कैसे भी करके कॉलोनियल रिजीम को उखाड़ के फेंकना है हमें, और जो आप देखोगे कि इस्लामिज्म को हमें प्रमोट करना है, हमारे आइडियोलॉजी को हमें प्रमोट करना है। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स के द्वारा फिर ये प्रोविजन बाद में ऐड किया गया था। ये जो 124A है, ए इसीलिए है यहां पर कैपिटल ए, इसका मतलब बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ऐसे में काम क्या था कि जो भी स्टेट के लिए अपनी वफादारी नहीं दिखाता, सम्मान नहीं करता, डेफरेंस दिखाता है, स्टेट का मतलब हो गया यहां पर देश। उस टाइम पर देश क्या था, ब्रिटिशर्स के अंडर में जो था वो और दूसरा, अगर राजा के लिए वो वहां पर अपनी लॉयल्टी नहीं दिखाता है तो उसके खिलाफ में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाएंगी। ये प्रोविजन है इसके, ये जो एक्ट आया था यूके में, और इसी एक्ट से मतलब एक तरीके से इन्फ्लुएंस होकर के आईपीसी में सेक्शन 124A इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये जो प्रोविजन है ये किस लिए था कि इसका मतलब तो राजा जो कहे वो चीज सही है, जबकि हमारे यहां पर तो रूल अंग्रेजों का था जो कि हमारे खुद के नहीं थे। दूसरी तरफ महात्मा गांधी के अगेंस्ट में भी जब इसी सेक्शन के अंडर सेक्शन 124A के तहत 1922 में जब ट्रायल चल रही थी, तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो आईपीसी का सेक्शन है ना 124A, जिसको आप सेडिशन चार्जेस के लिए यूज करते हो, बोले ये आपके पास में जो पॉलिटिकल पावर अवेलेबल है ना आईपीसी के तहत, उनमें सबसे मतलब उन सब पॉलिटिकल सेक्शंस का राजकुमार है, जिसको आप यूज करते हो सिटीजन्स की लिबर्टी को सप्रेस करने के लिए, लोगों की स्वतंत्रता को हनन करने के लिए। तो ये तो महात्मा गांधी ने भी इसको बोला था, जिसमें ये कहा था कि आप जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की स्वतंत्रता को दबाने के लिए काम में लेते हो। तो ये चीज तो जब हमारे फादर ऑफ द नेशन ने ये बात बोल दी, तो ये चीज कहीं ना कहीं अभी ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी चीज इन्होंने ये बोली थी महात्मा गांधी जी ने कि आप स्टेट के लिए या कानून के लिए लगाव अगर लाना चाहते हो तो वो कोई मैन्युफैक्चर थोड़े ना होता है, वो तो ऑटोमेटिकली आता है। जब एक इंडिविजुअल किसी सिस्टम को या किसी लॉ को फॉलो करना चाहेगा तो उसके प्रोज एंड कॉन्स ऑटोमेटिकली समझेगा अपने हिसाब से और फिर फॉलो करना शुरू कर देगा उसको। अगर उसके अगेंस्ट में जा रहा है तो प्रोटेस्ट करेगा, उसके फेवर में जा रहा है तो जरूर उस पर ध्यान देगा। तो ऐसे में आप फ्रीडम प्रोवाइड करो, तो यही चीज यहां पर अप्लाई होती है। तो आप देखोगे उस टाइम पर जस्टिस म्यूरी ग्वायर थे, जिन्होंने जो फिर उसके बाद में 1942 में एक केस आता है इसी सेक्शन के अंतर्गत। इसी तरीके से 1947 में भी एक केस आता है सदाशिव नारायण बलेराव में। तो उन्होंने सीधा सा एक ही चीज बोली थी कि 1947 की बात आ गई, मतलब हम इंडिपेंडेंस की तरफ आने लग गए थे, तो कहीं ना कहीं इस सेक्शन को एक सवाल के घेरे से देखना शुरू कर दिया गया था कि सेक्शन 124 है जो गलत है। फिर बात आ जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के टाइम पे, जब फंडामेंटल राइट्स के पर जो सब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, जिसके हेड हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपने पढ़ी होगी ये एम लक्ष्मीकांत में ये चीज। तो वहां पर ये बात आई थी कि सेक्शन 124A जो है वो एक तो कॉलोनियल पीरियड की छाप है, दूसरी चीज ये अगर किसी की फ्रीडम को ही अगर ब्रीच करता है तो क्या इसको रखने की जरूरत है। तो ऐसे में आप मान के चलो कि सेक्शन 124A उस टाइम पर एग्जैक्टली कंसिडर हो रहा था आर्टिकल 19 क्लॉज 1
क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जिसमें आपको मीडिया की फ्रीडम मिलती है तो या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिलता है, बोलो उसको बिल्कुल वायलेट करता है। तो ऐसे में आप देखोगे कि ये जो सेक्शन था ना, ये वॉइड हो चुका था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट के टाइम पे की बात है ये। फिर भी उसके बावजूद भी ये सेक्शन जो है वो रिपीटेडली यूज होता है। और आप देखोगे पंजाब हाई कोर्ट ने फिर एक केस आता तारा सिंह गोपीचंद 1951 में, उसमें भी पंजाब हाई कोर्ट ने भी इसको स्ट्रक डाउन किया था। तो कहने का मतलब इसको सेक्शन को सस्पिशन या फिर स्केप्टिसिज्म, आप कह सकते हो डाउट के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले से देखा जा रहा है, इसको स्ट्रक डाउन पहले किया जा चुका है। तो ऐसे में जब हमें हिस्ट्री पता पड़ गई तो अभी फिर से आते हैं हमारे मेन केस में। तो जस्टिस यूयू ललित ने यह कहा है कि आपको पहले तो एक डिस्टिंक्शन लानी पड़ेगी कि सरकार और एक एडमिनिस्ट्रेटर जो कि यहां पर अपॉइंट होता है और उसको काम करके और रिटायरमेंट लेके जाना होता है, दोनों में आप थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करो, थोड़ा सा डिफरेंस समझो। और साथ में यह भी कहा, मतलब कोटेशन किस बेसिस पे ली, जो केदारनाथ का जो 1962 का जो केस है उसके बेसिस पे, कि आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि कोई भी अगर सरकार अगर बनती है जिसको गवर्नमेंट स्टैब्लिश बाय लॉ अगर बोलते हैं, तो वो, और दूसरी तरफ अगर आप देखो कि स्टेट मतलब देश, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर आप देश को सरकार समझने लग गए तो उस केस के अंदर आप फिर सिटीजनशिप, आपकी सिटीजनरी की बात करोगे या स्टेट की बात करोगे या अपने देश के लिए जब लॉयलिटी की बात करोगे, तो क्या सरकार के लिए लॉयलिटी होनी चाहिए, राष्ट्र के लिए लॉयलिटी होनी चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल अपने आप में। और इसी चीज के ऊपर मैं आपको बता दूं, 2020 प्रीलिम्स या 2019 प्रीलिम्स में या 2018 प्रीलिम्स में क्वेश्चन था, जिसमें एक ये भी क्वेश्चन था कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होनी चाहिए, सरकार के लिए आपकी वफादारी होनी चाहिए, लॉयलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। तो वो आंसर नहीं है, गवर्नमेंट के लिए लॉयल नहीं होना चाहिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमें लॉयलिटी लेके आनी चाहिए, वफादारी लेकर के आनी चाहिए। तो वही चीज यहां पर क्लियर किया है कि अगर किसी सरकार को कोई भी जर्नलिस्ट अगर क्रिटिसाइज कर देता है तो क्या उसने इंडियन स्टेट की एक तरीके से डिफेमेशन कर दी क्या, वहां पर बदनामी कर दी क्या? ये आप इसको समझो। सरकार को क्रिटिसाइज करना, सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना एक अलग बात है, जबकि राष्ट्र को क्रिटिसाइज करना एक अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर क्रिटिसाइज करे, कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल गलत बताए या कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम गलत तरीके से स्टेटमेंट दिए जाएं, तो वो चीजें आप सेडिशन के चार्जेस में ले सकते हो। सरकार को क्रिटिसाइज करना तो नॉर्मल है। देखो महात्मा गांधी ने भी तो यही तभी तो बोला था उस टाइम पे, अब सरकार को ही अगर क्रिटिसाइज करना सेडिशन है तो फिर बाद में अंग्रेजों ने भी सही किया था, फिर तो जो जेल में डाला गया था। तो यही मेन पॉइंट थी। तो अपनी ट्रायल के टाइम पे महात्मा गांधी ने यही बात कही थी आर.एस. ब्रूमफील्ड को, जो जज हुआ करते थे, कि आप किसी के ऊपर, मतलब आप सरकार ये नहीं कह सकती कि हाँ भाई राइट टू लव और राइट टू अफेक्शन जो है वो केवल और केवल सरकारी मामला है। नहीं जी, इसमें तो अगर आपके कानून अच्छे होंगे तो लोग अपने आप ही अट्रैक्टेड फील करेंगे। तो आज 21st सेंचुरी में हम चल रहे हैं, तो क्या हम ये जो स्टीफन की हमने बात की थी जिसने 124A सेक्शन को ऐड किया था इसमें आईपीसी में, क्या हम उसी को कंटिन्यू करेंगे या फिर हमें आज के टाइम पे कुछ और रियलिटी को समझने की जरूरत है? यहां तक कि एक क्लियर बात बोली गई है इस जजमेंट में कि अगर कोई नारा, कोई स्लोगन दिया जाता है जिसमें किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए, जैसे कि यहां पर खालिस्तान जिंदाबाद भी अगर कोई बोल दे, तो आप उसको सेडिशियस चार्जेस में नहीं ले सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बलवंत सिंह जजमेंट 1995 में ये कहा था। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये खालिस्तान जिंदाबाद अगर नारा कोई दे रहा है और वहां पर पब्लिक ऑर्डर को कोई परेशानी नहीं है, वायलेंस आउटब्रेक नहीं हो रहा है, तो खालिस्तान जिंदाबाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोली है बलवंत सिंह केस के अंदर 1995 में। तो पॉइंट ही आ जाता है देखो कि लॉ कमीशन ने भी देखो 2018 में सीधा सा कह दिया था अपने रिकमेंडेशन में कि सेडिशियस लॉ जो है हमारे यहां पर, ये फ्री स्पीच को कर्ब करता है, इसको स्ट्राइक डाउन कर दो, इसको हटा दो। अब देखो बात यह है कि क्रिमिनल लॉ रिवीजन कमेटी के पास में ये मुद्दा गया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास में, ठीक है। उनसे एक थोड़ी सी बस ये एक्सपेक्टेशन है कि वो एक बोल्ड रिकमेंडेशन दे कि सेक्शन 124A को, जो कि एक ड्रैकोनियन लॉ है, जो कि कॉलोनियल लॉ है, इसको स्ट्रक डाउन कर देना चाहिए। इसके लिए कंसेंसस होनी बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल पार्टीज का साथ में आना जरूरी है, क्योंकि हमने देखा करंट रिजीम
और जब पावरफुल हुआ करती थी कांग्रेस, तो उस टाइम पर भी उस रिजीम ने भी कुछ ना कुछ गड़बड़ियां इस सेक्शन के तहत की हैं। तो उसको करेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ना आपके सामने, यहां पर वॉइस दैट कुड बी बॉक्स्ड, ये बेसिकली एक एडिटर से रिलेटेड है, सुनील जैन जी से संबंधित। पर ये एडिटर जो थे वो इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा लिखा करते थे, तो इन्होंने बजट आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही थी। वो बातें मेरे को थोड़ी ठीक लगी, इसलिए मैं आपको सीधा उसी पॉइंट पे लेके आया हूँ, क्योंकि बाकी तो उनके खुद के ओपिनियन कैसे हुआ करते थे, वो कोई आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस नहीं थे, वो सारी चीज़ें बताई हुई जो हमारे एग्जाम में काम नहीं आएगी। पर उन्होंने बजट से पहले कुछ सजेशन दिए थे कि कैसे हम हमारी इकोनॉमी को एक बूस्ट दे सकते हैं। तो 5 चीजें उन्होंने बताई थी। सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर ग्रोथ टू बी हाई, मतलब सरकार को ज्यादा से ज्यादा खर्चा करना चाहिए और प्राइवेट एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज करवाने के लिए आपको काम करने की जरूरत है। प्राइवेटाइजेशन की तरफ हमें ज्यादा बूस्ट देने की जरूरत है। तीसरा, उन्होंने कहा कि नए सेस मत लगाओ, आप टैक्सेस को रिड्यूस करो, टैक्स बेस को तो इंक्रीज कर लो बट टैक्स की रेट को रिड्यूस करो। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि ये कौन सा कर्व है जिसमें ये बताया जाता है कि टैक्स बेस इंक्रीज करने से ज्यादा फायदा है बजाय कि टैक्स रेट को इंक्रीज करने से। तो तीसरा हो गया। चौथा, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर पुश देने की जरूरत है। और चौथा, 1991 में जब एलपीजी पॉलिसी हमने इंट्रोड्यूस की थी ना, बोला ऐसे रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हमारी सरकार काम करे तो कहीं ना कहीं आजकल जो इकोनॉमिस्ट जो भी हैं, जो रिवाइवल की बात कर रहे हैं इकोनॉमी के, तो वो देखो इसी तरीके के सजेशन दे रहे हैं। तो ये सजेशन कहीं ना कहीं आप काम में ले सकते हो कि कैसे हम इस बुरी परिस्थिति से आज बाहर निकाल सकते हैं हमारी इकोनॉमी को। तो इसलिए मैंने ये पिक किया है, आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ ब्रीच ऑफ फेडरल प्रोटोकॉल। इस आर्टिकल को लिखा है पीके बासु जी ने, और ये जो राइटर हैं ये सेक्रेटरी रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के, और फॉर्मर मेंबर भी रह चुके हैं कैट के। कैट का मतलब हो गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, जो कि आर्टिकल 323A के तहत कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं, राइट। तो ऐसे में इन्होंने क्या कहा अभी वो देखते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा चकित रहा जब अभी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में जो साइक्लोन यास आया उसके तहत बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसकी रिव्यू के लिए उसके आगे की प्रोसीडिंग्स को लेकर के एक मीटिंग बुलाई गई। और उस मीटिंग में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर का लेट पहुंचना और रही सही में वहां पर उसी चीज को फॉलो करना वहां के चीफ सेक्रेटरी अलप्पन बंदोपाध्याय के द्वारा। बोले ये चीज मुझे बहुत ज्यादा शॉकिंग लगी, क्योंकि एक तो यहां पर सिविल सर्वेंट है वो, और दूसरी तरफ वो पॉलिटिकल लाइबिलिटी में कहीं ना कहीं फंसे पड़े हैं। तो ये चीज बहुत गलत है। आज अगर उनको 3 महीने का रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट होने वाला था उनका 31 मई को और अल्टीमेटली लिया भी उन्होंने, पर हुआ क्या कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज में वो इन्वॉल्व थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं, सॉरी वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, हाँ, तो पॉइंट ये था कि उनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया था कि हाँ वो कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। तो अब उस 3 महीने के एक्सटेंशन के पहले ही उन्होंने क्या कर दिया कि ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग थी, इस मीटिंग में वो पहुंचते नहीं है, और पहुंचते भी हैं तो लेट पहुंचते हैं, और उनके साथ में जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ में वो रवाना हो जाता है। मतलब एक तरीके से उनका जो ड्यूटी था, एक एडमिनिस्ट्रेटर की क्या ड्यूटी होती है जी, कि आप पॉलिसीज को सुनो, और जब डिजास्टर मैनेजमेंट की बात आती है तो चीफ सेक्रेटरी जो है वो एक लिंक का काम करता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। तो अगर आप वहां पर क्राइसिस का सामना कर रहे हो तो उस केस में आपकी ड्यूटी ये बनती थी कि आप वहां पर सुनो क्या पॉलिसी गाइडलाइंस है, क्या आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है सेंटर से। अगर वहां पर आप इस तरीके से इररिस्पॉन्सिबल वे में अगर अपनी मीटिंग को छोड़ करके जाते हो तो वो चीज आपके खुद के जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं उनके अगेंस्ट में जाती हुई दिखाई देती है। और इसी के चलते जो है, एक तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और दूसरी तरफ जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कैडर रूल 1954, उसके रूल 6 क्लॉज 1 के तहत ही उनके अगेंस्ट में अब
एक तरीके से पूरा मुद्दा एक केस बन गया है अपने आप में, जिसके चलते उनको हो सकता है आने वाले टाइम पे कुछ परेशानियों का सामना करना पड़े। और इसी चीज को यहां पर हाईलाइट कर रहे हैं कि आप एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम कर रहे हो। आपकी भी बात कर रहा हूं मैं, जो अगर सेलेक्ट होते हैं और हो गए आप लोग, तो ऐसे में आप लोगों को पॉलिटिकल अलायंस रखने की जरूरत नहीं है। आपकी ड्यूटी वहां पर, आप क्या कहते हो, क्राइसिस मैनेजर है ना, मैनेजर इन क्राइसिस करके बोला जाता है ना। डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करो, या फिर जो कलेक्टर होता है, या फिर चीफ सेक्रेटरी, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यही बोला जाता है। जब आपका राज्य क्राइसिस का सामना कर रहा है साइक्लोन यास के चलते, उस परिस्थिति में अगर आप इस तरीके की क्रिटिकल मीटिंग्स में अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो फिर आपके लोगों के साथ में अन्याय कर रहे हो कि नहीं, फिर काय के प्रशासक हो गए भाई आप। यही चीज यहां पे राइटर बोलना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी अगर देखें, आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और जब इस सिविल सर्विसेज को कंटिन्यू करने की बात आई थी, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यही कही थी कि भाई हमारे देश को अगर कंटिन्यू करना है, तो ये आयरन स्टील बॉडी जो है हमारे यहां पर, आयरन स्टील फ्रेम, जिसको हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बोल रहे हैं, बोला इसका, या फिर ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इनको कंटिन्यू करना जरूरी है। अब अगर इस तरीके के केसेज आएंगे तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। आप देखो इस आर्टिकल से जो पार्टीशनशिप वाला जो मुद्दा आता है ना जीएस पेपर 4 में, उसमें एग्जाम्पल के तौर पे कोट कर सकते हो कि अभी लेटेस्ट केस क्या है वहां पे। तो आपको कहीं ना कहीं आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को हॉबनॉबिंग नहीं करनी चाहिए पॉलिटिशियंस के साथ में, दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार तो पता नहीं कौन सी आ रही है कौन सी जा रही है। देश बना रहना चाहिए, और देश को बनाए रखने के लिए आपके यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहेल्ड और डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे काम करने के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, क्योंकि आप भी फ्यूचर में होने वाले एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए एक छोटी सी टास्क है, अब आप इस पे एक डिबेट शुरू करो। ठीक है, कि इसमें यहां पर बंदोपाध्याय जी के द्वारा जो एक्टिविटीज की गई हैं उनको आप कैसे लेते हो। ध्यान रहे, आप पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड पॉइंट ना लिखें, आप लिखोगे एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ गए? यह आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको काम करना होता है ना जब भी, तो ऐसे में आपके पास में गाइडलाइंस जो होती है, रूल्स जो होते हैं, देखो केवल एक सर्विस में सेलेक्ट होना वहां तक की दौड़ नहीं है। जितनी डिफिकल्ट ये यूपीएससी आईएएस की एग्जाम है, उससे कई डिफिकल्ट इसके अंतर्गत सेलेक्ट होने के बाद में काम करना है, ये ध्यान रखना। जितनी डिफिकल्ट आज टाइम आपका चल रहा है ना, कोविड टाइम चल रहा है, सबका सब मुश्किलों का सामना कर रहा है ना, तो ये मान के चलो आने वाला टाइम इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। 1% चांस नहीं है कि जो इजी टाइम रहेगा। तो कहने का मतलब परीक्षाएं उतनी ही उसी इंसान की ली जाती हैं जो कैपेबल हो, और उस परीक्षा में जो पास हो जाता है तो उसके लिए बड़ी परीक्षा आगे तैयार रहती है। ये ध्यान रखना, ये रियलिटी है इस लाइफ की। तो पॉइंट यहां पर ये आ गया कि आपको डिबेट करना है, बताना है कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन कि ये जो बंदोपाध्याय जी के द्वारा जो कदम उठाए गए कि चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल को उन्होंने फॉलो कर लिया, तो वो चीज़ में अच्छा अभी कि आप कैसे सोचते हो, क्या करना चाहिए था, या क्या क्या मतलब यहाँ पर इश्यूज इन्वॉल्व हैं। जीएस पेपर 4 के साथ में भी कनेक्ट करोगे इसको, और जीएस पेपर 2 में भी है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, एक टॉपिक है, उससे भी आप कनेक्ट करोगे इसको। अच्छा, फिर बात आ जाए, ये तो चलो सिविल सर्विसेज की बात कर ली। अब दूसरी बात आ जाती है कि चीफ मिनिस्टर का उस मीटिंग में प्रेजेंट प्रॉपरली ना होना, इसका क्या मतलब है। तो एक फेडरल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर में फेडरलिज्म को इन्वॉल्व किया हुआ है। तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी को अगर आप डिफाई करते हो, इग्नोर करते हो, तो क्या ये फेडरलिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से सही बात है? ठीक है, देखो आज अगर हमारे सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स क्यों दी गई थी? क्योंकि हमारे यहां पर कितने प्रिंसली स्टेट्स थे? 550 से ज्यादा, 562 से भी ज्यादा हमारे यहां पर प्रिंसली स्टेट्स थे, और उनको इंटीग्रेट करने में जो जोर आया था उसकी कहानियां हम बार बार सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। बहुत मुश्किलों से जोड़ा गया था, तब जाकर के ये फाइनलाइज किया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाया जाएगा। वो बात ठीक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपनी लिमिट्स नहीं ब्रीच करनी चाहिए। तो यहां पर अब बात आ गई स्टेट गवर्नमेंट की, कि स्टेट गवर्नमेंट में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हम मानते हैं कि जैसे सेंटर में प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन है, वैसे ही स्टेट में चीफ मिनिस्टर की पोजीशन है। पर यहां पर अगर बात आ जाए
डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005, उसमें जब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड पीएम के तौर पे वहां पर बिठाया गया है, जो कि उस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए अपनी तरफ से मीटिंग में रिव्यू लेंगे, कुछ ऑप्शंस पे डिस्कशन करेंगे, तो ऐसे में अगर चीफ मिनिस्टर उस मीटिंग से चली जाती है तो फेडरलिज्म के अगेंस्ट में हुआ कि नहीं है मुद्दा, तो ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट जाता हुआ कोई ना कोई एक इश्यू हमें समझ में आता है। तो पॉइंट यहां पर क्या आ गया कि पॉलिटिक्स से ऊपर उठने की जरूरत है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अटल जी का आपको भी एक डायलॉग याद होगा, एक जो स्टेटमेंट जब उनका जब वो रेजिग्नेशन देने जा रहे, शायद 13 दिन या 13 दिन की सरकार जब गिरी थी उनकी, तो ये कहा था, बोले सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, बोले ये देश बना रहना चाहिए। यही हमने ऊपर वाले आर्टिकल में सेडिशन वाले में सीखा। कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए लाया गया कि ये देश को कोई भी डेंट ना कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए लाया गया जिसको ध्यान में रख करके आप काम कर सको, और कॉन्स्टिट्यूशन ही आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने महात्मा गांधी को अच्छे से समझ लिया, अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से समझ लिया, तो आपको आईएएस बनने से शायद ही कोई रोक पाए। और अगर इन दोनों को समझने में आपने कोई गलती कर दी तो शायद ही कोई आपको आईएएस बना सके, ये मैं कहता हूं आपको। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो, जब कुछ समझ में नहीं आए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस को ढूंढने की कोशिश करो। कॉन्स्टिट्यूशन में ना मिले, यूपीएससी के सिलेबस में देखो, कुछ ना कुछ तुम्हें लिखने को, कुछ ना कुछ सोचने समझने को जरूर मिलेगा। समझ गए? तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। यहां पर कल एक कमेंट देखा था, प्रो बीजेपी एंटी बीजेपी। अरे भाई, यहां पर बीजेपी कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं है हमें। हमारा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक है कि पर्सपेक्टिव क्या निकल के आ रहा है। बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आप क्या समझ रहे हो, आपको क्या करने की जरूरत है, क्या सरकारें, पिछले सरकारों में क्या क्या एक्टिविटीज हुई हैं, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर्स ने क्या काम किया है, उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। यहां पर हमारा कोई प्रो या एंटी कहीं नहीं जाने का प्रोग्राम है, समझ गए? हमें कोई इलेक्शन नहीं लड़ना है। तो ऐसे में आप गलत मत समझो, चीजों को बैलेंस करके चलो। प्लस माइनस दोनों चीजें नहीं होंगी तो आप एक बैलेंस्ड आंसर नहीं लिख पाओगे, और बैलेंस्ड ओपिनियन नहीं बना पाओगे तो आपको कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाने वाला है। ध्यान रखना, अगर आप ये कहोगे कि प्रो बीजेपी एंटी कांग्रेस या प्रो कांग्रेस, तो वो हमारे लिए मैटर ही नहीं है भाई। आपको इलेक्शन लड़ने थोड़े ना जा रहे हो, आप वहां पर देश को चलाने जा रहे हो, और देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ की सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, एथिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मोरालिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन पर ध्यान देना है हमें, बजाय कि पॉलिटिकल अलायंस। तो ये चीज तो यहाँ पे क्लियर बोल ही दी ना राइटर ने कि मोरल स्टोरी क्या निकल रही है यहाँ से। आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को हॉबनॉबिंग नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिशियंस के साथ में दोस्ती करने की जरूरत ही नहीं है, चापलूसी करने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर जरूरत किस चीज की है कि आप काम ढंग से करो। नहीं तो क्या ये बंदोपाध्याय जी को 3 महीने का एक्सटेंशन मिला था, वो दिया तो स्टेट गवर्नमेंट ने था, पर क्यों डेपुटेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बुला लिया है भाई इनको? इसीलिए तो बुलाया ना, क्योंकि इन्होंने अपनी लिमिट्स क्रॉस कर दी। अगर वो वहां पर अपने एक्सटेंशन के साथ में वेस्ट बंगाल की वेलफेयर के लिए काम ही कर रहे थे तो इन्होंने मीटिंग में सही पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया जी? सवाल उठता है ये। इसीलिए तो ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, बस वही है। और दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अपर हैंड रहता है हमेशा ऑल इंडिया सर्विसेज में। इसको कहीं ना कहीं एंटी फेडरल पॉइंट में भी लिखा जाता है कि फेडरलिज्म की बात जब आती है कि भाई फेडरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी बोला जाता है कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है, तो ऑब्जेक्शन किया जाता है, बोल ऑल इंडिया सर्विसेज को स्क्रैप कर दो, क्योंकि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अपर हैंड रहता है। और स्टेट्स में जितने भी सिविल सर्वेंट है ऑल इंडिया सर्विसेज के, वो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी ज्यादा रखते हैं। किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। क्योंकि अपॉइंटमेंट कौन करता है जी? इनका प्रेसिडेंट। कौन इनको सजेशन देता है? यूपीएससी, और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट, कि कौन किस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी बनेगा। तो ऐसे में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लॉज के तहत अगर उनको डेपुटेशन पे बुला लेती है तो कुछ गलत नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर्स हैं, कैडर एलोकेट करना भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही है। समझ गए? तो ये चीजें पहले समझनी पड़ेगी। अगर आपने कानून नहीं समझा और अपने हिसाब से कानून बनाने लग गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। जरूरी है कानून को पहले समझो। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह पॉइंट बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि खुद एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, कंटिन्यू बने रहो गार्गी क्लासेस के साथ में।